Hello everyone, this is Akshay Maurya. Today I am taking the lecture on polity and today topic will be National Green Tribunal which we will discussing. First of all, we will discuss the background, powers, term period and appointment of the officers of any National Green Tribunals. So let's start today's lecture. First of all, NGT, National Green Tribunal, has been made by an article, as you know. So we will first of all see the background of the National Green Tribunal कि ये background कैसे हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना। तो बैकग्राउंड में हम सबसे पहले देखेंगे कि एक एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस होता है जो कि पहली बार बात करेगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। किस ईयर में ये केस हुआ था? 1986 में ये केस फाइल हुआ था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि एक या इनके जो जस्टिस थे, जज साहब पीएन भगवती जी, पीएन भगवती जी, वो कहते हैं कि जो भी है भारत में एक अलग से, इंडिया में एक अलग से एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो एनवायरनमेंट की ओर ध्यान दे, जो एनवायरनमेंट के केस देखे। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने ज्यादा केसेस पेंडिंग में रहते हैं कि वो फिर एनवायरनमेंट के केस भी अलग से नहीं देख सकते। तो पीएन भगवती के जो स्टेटमेंट था कि एक या सजेशन था कि क्या था सजेशन? एनवायरनमेंट कोर्ट्स होने चाहिए इंडिया में, एनवायरनमेंट कोर्ट। पहला बैकग्राउंड यहां से क्रिएट होता है हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कि कोर्ट क्या है। और दूसरा केस हुआ था अरुणाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, जो कि ये कहा गया इसमें कि ईयर 1999 में कि एक बोर्ड होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया एक बॉडी होनी चाहिए जो कि हमारे एनवायरनमेंट की ओर अलग से ध्यान दे। इसमें भी यही कथन था, पर इसमें यह कहा गया कि अलग से कोर्ट में कॉम्बिनेशन होना चाहिए किन किन का? जज और एक टेक्निकल या तो एक्सपर्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इन दोनों से मिलके एक बॉडी बनानी चाहिए इंडिया में। तो ये एक बैकग्राउंड रहा जो कि डिसाइड करता है कि इंडिया में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होना चाहिए। ये बैकग्राउंड है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब यहां से हम देखेंगे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन के लिए जैसे कि हम इधर लिख लेंगे ओरिजिन। तो सबसे पहली बात, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है कि आर्टिकल, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 323B। ये क्या कहता है कि पार्लियामेंट कैन फॉर्म अ ट्रिब्यूनल। ये पार्लियामेंट, ये आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट ट्रिब्यूनल्स बना सकती है। तो इसके तहत ये हुआ। अब हम देखते हैं एनजीटी किस टाइप की बॉडी है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये चीज आप याद रखें। अब स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में अंतर क्या होता है? सबसे पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है वो कि हमारे संविधान में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, और स्टैट्यूटरी बॉडी जो आती है किसी एक एक्ट से आती है हमारे यहाँ। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। तो यहां से हम देखेंगे ये किस एक्ट से बनी। तो ये जो एनजीटी है ये बनी है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 से। इस एक्ट से एनजीटी का हमारे यहाँ गठन होता है।
और ये बेस्ड किस पे है, ये जो एक्ट है ये बेस्ड किस पे है, आर्टिकल 21 पे, राइट टू लाइफ में ये दे रखा है, और राइट टू हेल्थी एनवायरमेंट ये दे रखा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि एक चीज है, जैसे कि कई देश है जो कि सिर्फ लिविंग एंटिटीज को, लिविंग एंटिटीज में नदियों को भी लिविंग एंटिटीज मानते हैं, पर्यावरण को भी मानते हैं। ऐसे ही इंडिया ने भी पहल की, जैसे कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने नदियों को लिविंग एंटिटीज का दर्जा दिया था कि ये लिविंग एलिमेंट्स है। तो इसी की तरह इंडिया ने भी जो हमारा एनवायरमेंट है उसको लिविंग एंटिटी माना, और आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ और राइट टू हेल्थ का, राइट टू हेल्थी एनवायरमेंट का अधिकार के तहत एक ट्रिब्यूनल गठित किया या एक्ट बनाया, एनजीटी एक्ट 2010, जिससे कि हम देखेंगे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन होता है। तो यहां तक आपको सभी चीज क्लियर है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 और इसमें क्या सेक्शन 3 के तहत एनजीटी का गठन होता है। यहां तक आपको सब चीज क्लियर है। अब हम देखेंगे 2010 से पहले भी कोई अथॉरिटी तो रही होगी जो कि एनवायरनमेंट की ओर ध्यान दे रही हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये पहली हो, इससे पहले भी रही होगी। तो वो देखते हैं कौन सी अथॉरिटी है, तो वो अथॉरिटी जो है उसका नाम है नेशनल एनवायरनमेंट नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी। ये इससे पहले हमारे इंडिया में एक्टिव थी। किससे पहले एक्टिव थी, एनजीटी के पहले, एनजीटी के एक्ट या एनजीटी बनने के पहले कौन सी अथॉरिटी हमारे एनवायरनमेंट की सारी चीजें देखती थी, वो थी नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी। पर इसके पास उतने ज्यादा राइट नहीं थे जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जो कि एनजीटी के पास राइट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास राइट है जितने, उस इसके पास इतने राइट्स नहीं थे, ये एक लिमिटेड एरिया में वर्क करती थी। तो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एनजीटी कब फॉर्म हुई। तो एनजीटी जो फॉर्म हुई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना है 18 अक्टूबर 2010 को। आप ये याद रखें प्री के लिए जो फैक्ट है। ये चीज हो गई ओरिजिन की, कि कहां से ओरिजिन होता है, पार्लियामेंट बना सकता है हमारा, पार्लियामेंट जो है वो ट्रिब्यूनल फॉर्म कर सकता है। किसके तहत उसके पास ये अधिकार आता है, आर्टिकल 323 बी के तहत। तो क्या ट्रिब्यूनल फॉर्म होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब किस स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो किसी ना किसी एक्ट से तो हुई होगी। तो एक्ट कौन सा है वो, अगर आपको कभी भी पूछ लिया जाए तो एनजीटी एक्ट 2010 सेक्शन 3 के तहत। अब एनजीटी एक्ट 2010 सेक्शन 3 का बेस क्या रहा, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट। उसका रीजन क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट एनवायरनमेंट और रिवर्स को भी लिविंग एंटिटी मानती, क्योंकि इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने हम सबसे पहले अपने रिवर्स को लिविंग एंटिटी मान रखा था। यहां तक आप सभी को क्लियर है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस दिन बनी है, वो है 18 अक्टूबर 2010 को। उसके पहले कौन सी अथॉरिटी हमारे यहाँ एनवायरनमेंट की चीजें या केस या प्रॉब्लम्स देखती थी, वो थी नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी। तो यहां तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर है। अब हम देखेंगे कि एनजीटी के ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो यहां हम लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एनजीटी। एनजीटी हमेशा क्या बोला जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्पोजल ऑफ केसेस, केसेस को डिस्पोज करना जल्द से जल्द। और कौन से केस ये देखती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है environmental protection and conservation of
कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये दो एक्ट यहां से इन दो चीजों के वो केस डिस्पोज करती है। अब दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि इससे क्या होता है और क्या इसके ऊपर बाउंडेशन है, इसको जो जुडिक्शन देना है, मतलब अपना फैसला सुनाना है किसी भी केस में, वो 6 मंथ्स के अंदर ही सुनाना है। ये चीज हो गई एक स्पीड कोर्ट, जो हमारे इंडिया में हमेशा बात होती है ना कि स्पीड में होना चाहिए सारी चीज, तो ये अपन इसमें देखेंगे एनजीटी में कि 6 मंथ के अंदर ही उन्हें सारे केसेस खत्म करने हैं, जो भी पेंडिंग केस हो या जो भी केस रजिस्टर हुआ हो। अब हम एक चीज और देखते हैं, अभी 2021 में, ये लेटेस्ट है, आप इसे याद रखें, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक ऑर्डर दिया, यह चीज बताई कि एनजीटी के पास सुओमोटो पावर है। अब सुओमोटो मतलब आपको पता ही होगा, स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति भी है एनजीटी के पास। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब यहां से ये 3 चीजें हम समझ सकते हैं कि ऐसा ऐसा सिनेरियो है। अब एक चीज और होती है कि ये किसको प्रोटेक्ट करती है, कौन कौन से एरियाज को प्रोटेक्ट करती है, एनजीटी के अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं। तो प्रोटेक्ट करता है ये फॉरेस्ट को, पॉल्यूशन को, कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन को, ये प्रोटेक्ट करता है। और इन सब एरियाज में क्या है, मेट्रोस वाले एरियाज में भी प्लस स्मॉलर टाउन्स में भी, मतलब इसका जो एरिया है वो वास्ट है। आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब एक चीज और है, इसको मैं रब कर देता हूं। यहां एक चीज और है आपको देखने लायक कि इंडिया जो है, हमारा इंडिया जो है वो 3rd नेशन है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद, जिसने एनजीटी लागू किया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। मतलब उनसे पहले, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने, फिर न्यूजीलैंड ने, और इंडिया ने फॉर्म क्या किया है, एनजीटी फॉर्म किया है। अब एक चीज और है इसमें इंपॉर्टेंट कि जो ट्राइबल कमिटीज होती है, कम्युनिटीज जो होती है, उनके राइट्स का भी ध्यान कौन रखता है, एनजीटी रखता है। इसमें क्या है, इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको याद रखना है, क्या कहता है, पॉल्यूटर पेस। ये कहता है पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। ये बात करता है। तो यहां तक अभी आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि कैसे क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या था जो हमने पढ़ा, वो था डिस्पोजल ऑफ केस। कौन से केस को डिस्पोज करना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को। और दूसरा क्या था कि भैया जुडिक्शन देना 6 मंथ के अंदर, और इसके पास सुओमोटो पावर, मतलब सदा संज्ञान लेने की क्षमता। ये लेटेस्ट है, 2021 में ही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये पावर या अपने ऑर्डर से ये पावर इसे दी है। तो आप ये चीज याद रखें। साथ साथ अपने एक और चीज पढ़ी कि भैया ये किन किन चीजों, किन किन एरियाज को प्रोटेक्ट करती है, फॉरेस्ट को करती है, पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन, लैंड, सारे मेट्रोस वाले एरियाज को और स्मॉलर टाउन्स वाले एरियाज में एनजीटी एक्टिव है। मतलब अगर यहाँ कुछ भी एनवायरमेंट के अगेंस्ट वर्क हो रहा है तो एनजीटी उसका सदा संज्ञान, या आप इसमें अपील, इसके अगेंस्ट मतलब जो भी काम हो रहा है पर्यावरण के अगेंस्ट, उसके बशर्ते एनजीटी में आप कंप्लेन दायर कर सकते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक एक और है
कि जब हम एनजीटी का पावर देखेंगे तो हमें इसके हेडक्वार्टर्स भी देखने होंगे। तो हम देखते हैं, अब सबसे पहले ओरिजिन हमने बनते हुए तो देख लिया, अब हम देखेंगे कि भैया सबसे पहला हेडक्वार्टर्स का कहाँ मिलेगा हमें, न्यू दिल्ली में। ये आप बिल्कुल याद कर ले, न्यू दिल्ली में हम इसका हेडक्वार्टर है हमारे। अब इसके रीजनल सेंटर्स भी है। अब जो रीजनल सेंटर है वो कहाँ कहाँ है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। पहला रीजनल सेंटर है कोलकाता में, दूसरा पुणे में, तीसरा भोपाल में और फोर्थ कर्नाटका में। ये 4 इसके रीजनल सेंटर है। सॉरी, कर्नाटका में नहीं, चेन्नई में। 4 इसके रीजनल सेंटर है। कहाँ कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। रीजनल सेंटर कहाँ है, कोलकाता, पुणे, चेन्नई, भोपाल में। अब हम इसकी अथॉरिटीज देख लेते हैं, कौन कौन इसमें जो है वर्क क्या है, अथॉरिटीज में कौन कौन आता है। तो सबसे पहले इसमें एक चेयरमैन होता है या चेयरपर्सन, दूसरा कौन होगा, जो अपन ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सेकंड अरुणाचल प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के केस में पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, एक चेयरपर्सन जुडिशियल मेंबर और कौन, जुडिशियल मेंबर और एक हो गए एक्सपर्ट मेंबर। अब चेयरपर्सन तो एक ही होगा। अब जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर कितने हो सकते, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20। ये होगा मेंबर्स की लिमिट, कितने हो सकते हैं। अब इनकी कुछ क्वालिफिकेशंस भी होगी, तो यहां हम क्वालिफिकेशन लिख दे। क्वालिफिकेशन चेयरपर्सन की कौन हो सकता है, प्रेजेंट और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक और क्वालिफिकेशन है क्या, कि प्रेजेंट या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, सॉरी चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये क्वालिफिकेशन हो गई चेयरपर्सन के लिए। अब हम देखेंगे क्वालिफिकेशन किसके लिए, जुडिशियल मेंबर के लिए। जुडिशियल मेंबर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, प्रेजेंट और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये एक दूसरी क्वालिफिकेशन किसकी हो गई, हमारे जुडिशियल मेंबर की। या तो ये प्रेजेंट या रिटायर्ड जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के। अब एक्सपर्ट के लिए जो है वो पीएचडी इन साइंस विद एनवायरमेंट एक्सपीरियंस, इनके पास पीएचडी होनी चाहिए क्या में, साइंस में, विथ एनवायरमेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये चीज आपको यहां तक क्लियर हो गई है कि जो हमारे एक्सपर्ट मेंबर है, पीएचडी इन साइंस होनी चाहिए विथ एनवायरमेंट एक्सपीरियंस, या तो इनके पास मास्टर होना चाहिए इन इंजीनियरिंग, मास्टर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल। क्या होना चाहिए उनके पास, मास्टर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया इनके पास, 15 इयर्स का। टोटल एक्सपीरियंस हो गया 15 इयर्स का। अब यहां हमने देखा कि जो चेयरपर्सन है वो एक है और जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर दोनों की संख्या कितनी है, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 ये संख्या है। अब चेयरपर्सन कौन हो सकता है, प्रेजेंट और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जुडिशियल मेंबर कौन हो सकता है, प्रेजेंट और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
सेकंड थर्ड पॉइंट जो हमारा एक्सपर्ट मेंबर है वो कौन होना का होगा, पीएचडी, जिसके पास पीएचडी हो साइंस की विद एनवायरमेंट का एक्सपीरियंस हो। सेकंड क्वालिफिकेशन जो है मास्टर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों का टोटल एक्सपीरियंस मिला के 15 ईयर्स हो जाता है। तो यहां तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर है। अब हम देखेंगे कि जो चेयरपर्सन है, जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट है, उनका टर्म कितना है। टर्म है 5 इयर्स का। अब यहां आपको एक कंफ्यूजन होगा जो कि आप अच्छे से समझना, जैसे कि चेयरपर्सन है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, तो उनका टर्म कितना होगा, 5 ईयर एंड 70 ईयर्स, है ना, या 5 ईयर्स और 70 ईयर्स। ठीक है। अब दूसरा, अगर चेयरमैन या चेयरपर्सन हाई कोर्ट से आ रहा है तो टर्म कितना होगा, 5 ईयर और 67 ईयर। ये आपको एक नॉर्मल फैक्ट याद रखना है। और एक्सपर्ट की जो है, तो एक्सपर्ट तो नॉर्मली है, तो इनके लिए क्या रखा गया है टर्म, 5 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच वन इज अर्ली। अब यहां तक ये तो लिख दिया। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, उनका जो रिटायरमेंट होता है वो 65 में होता है। अगर कोई भी जज जो है चेयरपर्सन बनता है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो रिटायर 65 में हुआ है, तो इम्बैलेंस होगा, तो 5 इयर्स और या 70 इयर्स। मतलब अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट जज है सुप्रीम कोर्ट में, और फॉर एग्जांपल अगर वो 55 इयर्स ओल्ड है, तो वो 5 साल रहेगा, 60 का होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। या अगर वो रिटायर है तो कब तक रहेगा, 70 इयर्स ओल्ड तक, तब भी 5 ईयर हो रहा है। अब चेयरपर्सन जो हाई कोर्ट से आएगा, हाई कोर्ट का जो चेयरपर्सन है, जुडिशियल मेंबर भी हाई कोर्ट से ही आएंगे, सुप्रीम कोर्ट से, तो उनका टर्म क्या होगा, 5 इयर्स और 67 इयर्स, क्योंकि जो हमारे हाई कोर्ट में रिटायरमेंट एज है जज की, वो है 62 इयर्स की। अब एक्सपर्ट मेंबर जो हो गए वो नॉर्मल है, हमारे नॉर्मल में रिटायरमेंट एज क्या है, 60 इयर्स। तो जो टर्म रहेगा 5 इयर्स और 65 इयर्स, मतलब 60 अगर वो उसके पहले बनते हैं, 60 के पहले, तो वो 5 इयर्स वर्क करेंगे, नहीं तो 65 इयर्स ही वर्क करेंगे, इनमें से जो भी पहले हो जाए। यहां तक आप सभी को क्लियर है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एक बार भी कोई भी इसमें ऑफिस होल्ड कर लेता है तो फिर वो दोबारा एलिजिबल नहीं होता। इसमें लिख देता हूं, द इफ दे होल्ड अ ऑफिस फॉर 5 years, they are not eligible for रीअपॉइंटमेंट। मतलब एक बार जो जुडिशियल मेंबर बन गया या एक्सपर्ट मेंबर बन गया, चेयरपर्सन बन गया, तो वो दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकता। मतलब जो भी आएगा वो न्यू ही आएगा। इसको आप बहुत अच्छे से समझ ले। अब यहां तक तो हमने समझ लिया। अब इनका हम थोड़ा, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, चेयरपर्सन का, जुडिशियल मेंबर्स का, और एक्सपर्ट मेंबर का अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो हम अपॉइंटमेंट देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो अपॉइंटमेंट जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही होगा, क्योंकि सेंट्रल की बॉडी है।
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है चेयरमैन की या चेयरपर्सन की। चेयर पर्सन का जो अपॉइंटमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा। किसकी कंसल्टेशन पे? कंसल्ट किससे करेंगे वो? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के होंगे। ठीक है। चेयरपर्सन के लिए जो अपॉइंटमेंट के लिए दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। अब जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर के लिए ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट के लिए एक सिलेक्शन कमेटी है। अब यहां हम जुडिशियल मेंबर लिख लें, जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर जो है उनको कौन सेलेक्ट करेगा? उनको करेगा एक स्पेशल जो है सिलेक्शन कमेटी बना रखी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कमेटी ये हमारे यहां किनका अपॉइंटमेंट करेगी? सिलेक्शन कमेटी जजेस का और एक्सपर्ट मेंबर्स को सेलेक्ट करेगी और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी उनका नेम, और रिकमेंड होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर बनाएंगे। कहां? हमारे एनजीटी में। तो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है। अब बात आती है रेजिग्नेशन की कि भैया अगर ये कोई भी मेंबर रिजाइन करना चाहे तो किसको करेगी रेजिग्नेशन? तो आप एक चीज याद रखें, इनका अपॉइंटमेंट किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये भी अपना रिजाइन किसे दे सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न में देंगे। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि कुछ एक्ट्स है जो एनजीटी के अंदर आते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर आते हैं। तो वो कुछ एक्ट है जो हम एक बार इसमें पढ़ लेंगे। 7 एक्ट है, 7 एक्ट। कौन कौन से एक्ट है ये इंपॉर्टेंट है देखना। तो सबसे पहला एक्ट है जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट। ये क्या है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट। ये कब फॉर्म हुआ था? 1974 में। ये एक्ट एनजीटी के अंडर आता है। अब दूसरा है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सीज एक्ट। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सीज एक्ट 1977। ये एक्ट भी किसके अंदर आता है? हमारे एनजीटी के अंदर। अब तीसरा जो है एक्ट है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ये भी इसके अंडर आता है। दूसरा कौन सा एक्ट है? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980 वाला। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दो एक्ट और है। दो एक्ट कौन से? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन
एक्ट, सॉरी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये हो गया एक। अब पब्लिक लाइबिलिटीज एंड इंश्योरेंस एक्ट, पब्लिक लाइबिलिटीज एंड इंश्योरेंस एक्ट, ये भी किसके अंडर आता है? एनजीटी के अंदर। ये कब फॉर्म हुआ था? 1996 में। अब टोटल हमने 6 लिख लिए है, 7th है, इधर लिख देता हूं 7th, बायो डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये सातों एक्ट एनजीटी के अंडर आते हैं। इनसे एनजीटी, इन सारे एक्ट पे एनजीटी ही वर्क कर सकती है। अब यहां से हम समझेंगे इसके आगे का कि एनजीटी के पास पावर कहां कहां किससे विड्रॉल होती है, पावर कहां से आती है, वो क्या करता है, कैसे किस चीज पे वर्क करेगा, ये चीज हम समझेंगे। अब एनजीटी के पास पावर कौन कौन चीज है, तो हम लिख लेते हैं पावर। पावर में हाई कोर्ट के लेवल का उससे स्टेटस प्राप्त है, स्टेटस मिला हुआ हाई कोर्ट के लेवल का। और ये क्या, इसका जो भी डिसीजन होता है वो चैलेंज हो सकता है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो आप लिख लीजिए, कैन बी चैलेंज इन 90 days, can be challenged in 90 days इन सुप्रीम कोर्ट। 90 दिन के अंदर, जैसे किसी भी वर्डिक्ट, फॉर एग्जांपल एनजीटी ने एक केस में सुनवाई की और उसमें किसी को पेनाल्टी दी या सजा दी, तो वो व्यक्ति जो है 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को याचिका लगा सकता है या अपना चैलेंज कर सकता है। अब इसके ये पेनल्टी क्या क्या है? 10 करोड़ या 3 years प्रिजन जेल दे सकती है, ये पनिशमेंट है। और ट्रिब्यूनल जो है हमारी वो बाउंड नहीं है प्रोसीजर, किस प्रोसीजर में? सिविल प्रोसीजर 1900 एक्ट जो है हमारा किस चीज से बाउंड नहीं है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में एनजीटी बाउंड नहीं है। क्या बाउंड नहीं है? कि गिरफ्तारी कैसे होगी, जो हमारा नेशनल कोड ऑफ प्रोसीजर है, सिविल प्रोसीजर, कैसे गिरफ्तारी होगी, किस समय होगी, किस समय नहीं होगी, इन सब में वो कुछ भी बाउंड नहीं है। बस उसे एक चीज रिमेंबर या याद रखनी पड़ती है कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो उसका उसमें हानि ना हो, या उसमें उसको इंश्योर किया जाए, इंश्योर जस्टिस ऑफ नेचुरल प्रोसीजर। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इस चीज को एनजीटी को इंश्योर करना पड़ता है। बाकी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में वो बाउंड, उसके तहत वो बाउंड नहीं है, उससे वो बाहर है। अब ट्रिब्यूनल हैज पावर, कौन किस किस कोर्ट की पावर है ट्रिब्यूनल्स के पास? ऑफ सिविल कोर्ट की पावर है। तो आप अच्छे से ध्यान रखो, उसके पास सिविल कोर्ट की पावर है, ना कि क्रिमिनल कोर्ट की।
ये चीज कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज और, ये जो भी नोटिस इशू करती है, ये आप याद रखें, नोटिस इशूड बाय एनजीटी इज ऑलवेज इन ई फॉर्म। ई फॉर्म मीन्स मेल में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेंगे, पोस्टल फॉर्म में रहेंगे, नहीं रहेंगे ई फॉर्म, नॉट इन पोस्टल फॉर्म। मतलब हमारी एनजीटी का शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि कम से कम पेपर बचाना है, यूज करना है, और पेपर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं, पेपरों का ज्यादा यूज नहीं करना। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है पेपरों का यूज नहीं करना? पेपर बनते हैं पेड़ों से, तो जितने ज्यादा पेपर यूज हो गए, कटिंग ऑफ द ट्रीज या बैम्बूस उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो इस वजह से एनजीटी जो भी है सारे नोटिस ई फॉर्म में नोटिस करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें अगर आपको केस फाइल करना है तो किसी भी इंसिडेंट के 60 डेज के अंदर करना है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, केस विल बी फाइल्ड इन 60 डेज। उस इंसिडेंट्स के होने के 60 दिन के अंदर ही आपको वो केस फाइल करना है, उसके बाद वो केस फाइल नहीं होगा। यहां तक आप सभी सारी चीजों, सारी चीज क्लियर होगी। अब हम यहां से देखेंगे सबसे पहले कि एडवांटेजेस क्या क्या है। किसके एडवांटेजेस? एनजीटी के। ऑफ एनजीटी सबसे पहला एडवांटेज डेडिकेटेड कोर्ट है। डेडिकेटेड कोर्ट फॉर एनवायरमेंटल केस। ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है कि एक अलग से या एनवायरमेंट केस या मैटर के लिए एक कोर्ट है। टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑफ केस है कि एक टाइम पीरियड ही है के अंदर ही उस केस को डिस्पोज करना है। ऑफ केसेस जो अपन ने बात की थी ना, 6 मंथ के अंदर केस को डिस्पोज करना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो हमारी जुडिशरी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनके ऊपर बर्डन कम है। जुडिशरी के ऊपर बर्डन कम है। लेस बर्डन ऑन जुडिशरी। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर? ये एडवांटेजेस है हमारे एनजीटीज के। अब हम इसमें कुछ चैलेंजेस भी होगा, क्योंकि जहां कुछ बेनिफिट होता है वहां कुछ डी बेनिफिट्स भी होते हैं। तो हम आज इस टॉपिक में चैलेंजेस भी देख लेंगे, क्योंकि अगर आपके लिए कभी मेंस में पूछ लिया जाए कि चैलेंज इन फ्रंट ऑफ एनजीटी, तो आपको पता होना चाहिए, एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए क्या क्या चैलेंज वो फेस करती है एनजीटी। तो यहां हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। चैलेंजेस, सबसे पहला चैलेंज है उसके पास अफेक्ट चैलेंजेस अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसे अफेक्ट करता है ये? कभी कभी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। क्यों? क्योंकि कहीं डेवलपमेंट अनिवार्य है और वहां पेड़ों की संख्या परिवर फॉरेस्ट ज्यादा है, तो हमारा एनजीटी से मना कर देता है करने से। दूसरा, सबसे इसकी रीजनल ब्रांच कम है, लेस रीजनल ब्रांच। जैसे कि हमने पढ़ा उसके पास 4 ही ब्रांचेस है। कहां कहां? कोलकाता, पुणे, भोपाल और चेन्नई में 4 ही ब्रांच है। अब इंडिया तो इतना वास्ट है, तो इसके लिए उसमें रीजनल ब्रांच भी उसकी अब बढ़नी चाहिए। तीसरा चैलेंज क्या है? 6 मंथ डिस्पोजल लिमिट। किसी भी केस को खत्म करने के लिए जो उसके पास लिमिट है वो 6 मंथ है। तो ये भी एक चीज चैलेंजिंग है, क्योंकि केस बहुत ज्यादा है, उससे स्पीड
ट्रायल्स करनी पड़ती है, इस चीज में कई कई बार बहुत से प्रोस्पेक्टिव छूट जाते हैं, तो ये एक चैलेंजिंग चीज है। तीसरा क्या है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें नहीं आता। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें नहीं आता। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 इसमें नहीं आता। और एक एक्ट और है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग एक्ट, मतलब जंगलों फॉरेस्टों की खुदाई या काटना। वाइल्ड फॉरेस्ट ड्वेलिंग एक्ट, ये भी इसमें नहीं आता। ये दो एक्ट इसमें नहीं आते। 6। अब ये चैलेंज है क्योंकि सारे अपन ने अभी इसके पहले 7 एक्ट्स पढ़े या 7 जो चीजें पढ़ी कि कौन कौन से एनजीटी के अंडर में आते हैं। अब जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि एनजीटी के अंडर होना चाहिए। फॉरेस्ट ड्वेलिंग एक्ट भी है, ये भी एनजीटी के पास नहीं है। ये दोनों एक्ट एनजीटी के पास नहीं है, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखें। अगर कभी पेपर में पूछ ले जाए कि कौन सा एक्ट एनजीटी के पास नहीं है, तो वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और दूसरा है फॉरेस्ट ड्वेलिंग एक्ट 2006। ये दोनों एक्ट एनजीटी के पास नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है एनजीटी के सामने, जो कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए थोड़ा स्लोली और स्टेडीली अपन आप समझना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बात आपको क्लियर हो जाएगा जब आप समझेंगे। एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का और स्टैट्यूटरी बॉडी का। अब कैसे होता है ये समझिए। फॉर एग्जाम्पल एनजीटी कोई केस देख रही है, उस केस में उसने कोई वर्डिक्ट दिया, तो वो जो व्यक्ति है, सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है, पर वो क्या करता है, हाई कोर्ट, हमारा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास एक आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के तहत वो व्यक्ति अगर जाता है तो हाई कोर्ट उस केस को सुनता है और अपना उस पर डिसीजन देता है। तो ये एक चैलेंजिंग इशू हो जाता है एनजीटी के सामने। क्यों? क्योंकि एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो इस चीज से भी एक दिक्कत होती है एनजीटी में। तो ये एक चैलेंज है एनजीटी के सामने। अब हम समझेंगे लास्ट टॉपिक, कुछ लैंडमार्क जजमेंट दिए गए हैं किसके द्वारा, एनजीटी के द्वारा, बाय एनजीटी। तो सबसे पहला जो लैंडमार्क जजमेंट है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रोहिबिशन ऑफ ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट। तो सबसे पहला लिख ले, क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड बैन ऑन ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट। मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक रूल आया और प्रोहिबिशन हुआ ओपन बर्निंग पे, या बैन किया गया ओपन बर्निंग वेस्ट ऑन लैंड्स। अब कभी कभी इसमें केस पूछ लेते किस केस में हुआ है, तो ये अलमित्र एच पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अलमित्र एच पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। एनजीटी ने इसमें जजमेंट दिया था जो। और अब दूसरा कौन सा दिया था उनने, जो एक पॉस्को है कोरियन स्टील मेकर कंपनी, उसे भी उसने बैन किया था। तो 2012 में पॉस्को है, ये कौन है, कोरियन स्टील मेकर कंपनी है जो कि प्लांट डाल रही थी
प्लांट डाल रही थी उड़ीसा में, तो इसे बैन कर दिया था हमारे एनजीटी ने प्लांट डालने से। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, जो हमारा 15 माइक्रोन प्लास्टिक बैन है। वो भी एनजीटी ने ही अपने वर्डिक्ट में उसे बैन करा था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट और आने वाले लेक्चर्स के लिए जुड़े रहे। थैंक यू।